हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ बढ़िया होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारा चल रहा है प्रेसिडेंट का लेक्चर, और प्रेसिडेंट के लेक्चर में हम बहुत आगे आ चुके हैं। तो आज हमें क्या पढ़ना है, आज हम जानेंगे प्रेसिडेंट के पावर्स के बारे में कि प्रेसिडेंट का पावर्स क्या होता है, जो प्रेसिडेंट की शक्तियाँ होती हैं वो क्या होती हैं, राष्ट्रपति की शक्तियाँ होती हैं वो किस प्रकार से होती हैं, इनको कितने भागों में हम बांट सकते हैं। इन देखिए, प्रेसिडेंट की शक्तियाँ ऐसे तो पढ़ने के लिए बहुत सारी हैं, ठीक है। पॉइंट बाय पॉइंट अगर हम आपको बताएं, यानी कि 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, इस प्रकार से बहुत सारी शक्तियाँ उसमें आपको पढ़नी पड़ेंगी। तो इससे अच्छा है कि हमने क्या किया है, उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। मतलब प्रेसिडेंट की शक्तियों को हम 2 भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे, और फिर उन 2 भागों में से जो पहले भाग में शक्तियां हैं उनको देख लेंगे, दूसरे भाग में जो शक्तियां हैं उनको देख लेंगे, ठीक है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में, आज हम जानेंगे, ठीक है। राष्ट्रपति के जो शक्तियां हैं उनको हम आज समझेंगे। पीछे के अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनको आप प्लीज़ करके देखिए, ताकि आपको प्रेसिडेंट का पूरा जो चैप्टर है, यानी कि जो इंडियन पॉलिटी है, ये अच्छे से समझ में आए। तो अगर हम इनकी शक्तियों की बात करें तो हमने कहा कि इनको हम 2 प्रकार से बांट करके पढ़ेंगे। तो देखो, राष्ट्रपति की शक्तियों को क्या किया, हमने 2 भागों में बांट दिया। एक तो हमने बांट दिया इनको सामान्य शक्तियाँ, यानी कि जो जनरल पावर होती हैं उनको, ठीक है। और दूसरी हम इसी के पार्ट में देखेंगे आपातकालीन शक्तियाँ, ठीक है। आपातकालीन जो पावर्स हैं उनको भी हम देखेंगे। तो देखिए, हमने क्या किया, राष्ट्रपति की शक्तियों को 2 भागों में बांट दिया। एक, सामान्य शक्तियाँ कौन कौन सी होती हैं इसके बारे में हम जानेंगे। दूसरा, जो आपातकालीन शक्तियाँ होती हैं, यानी कि आपातकाल के समय राष्ट्रपति के पास कौन कौन से पावर्स होते हैं, उनको हम अलग भाग में पढ़ेंगे। तो 2 प्रकार से इसको हम बांट देते हैं। अब जो जनरल पावर्स होती हैं इनको देखते हैं किन किन तरीके से हम बांट सकते हैं, ठीक है। इसको भी अगर हम बांट के पढ़ेंगे, देखिए इसके अगर पार्ट बना करके पढ़ेंगे तो हमें समझ में जल्दी आएगा, समझने में आसानी होगी। तो देखिए, अगर हम सामान्य शक्तियों की बात करें तो सामान्य शक्तियों में सबसे पहली तो इसकी शक्ति आ जाती है कार्यपालिका की शक्ति, ठीक है। कार्यपालिका की शक्ति, ठीक। दूसरी, ये तो हो गई कार्यपालिका की शक्ति। दूसरी इसमें आ जाती है विधायी शक्ति, कि इसकी विधायी शक्ति कौन सी होती है, लेजिस्लेटिव पावर कौन सी होती है, विधायी शक्ति, ठीक है। इंग्लिश में आप यहाँ पर लेजिस्लेटिव लिख सकते हैं पूरा। इसके बाद पहली हो गई कार्यपालिका शक्ति, ठीक है। दूसरी विधायी शक्ति। अगर तीसरी इसमें बात करें तो तीसरी आती है वित्तीय शक्ति, फाइनेंशियल पावर। वित्तीय शक्ति उसकी कौन कौन सी होती है, फाइनेंशियल पावर उसकी कौन कौन सी होती है, ठीक है। चलो, फाइनेंशियल पावर हो गई। तो कार्यपालिका शक्ति ये एग्जीक्यूटिव पावर है, ठीक है, एग्जीक्यूटिव पावर है ये। दूसरी हो गई विधायी शक्ति, तीसरी हो गई वित्तीय शक्ति। इसकी जो चौथी अगर हम बात करें न्यायिक शक्ति, कि न्यायिक शक्ति कौन सी होती है उसकी, मतलब जैसे कि आप सुनते होंगे कि राष्ट्रपति के पास पावर है कि वो किसी की सज़ा, फांसी की सज़ा को माफ़ कर सकता है। तो उस परिप्रेक्ष्य में न्यायिक शक्ति, यानी कि उसकी जो जुडिशियल पावर है वो कौन सी है, जुडिशियल पावर। अगर फाइनल हम बात करें सैन्य शक्ति की, सैन्य शक्ति मतलब मिलिट्री पावर, मिलिट्री पावर उसको कौन सी प्राप्त है, इस चीज़ के बारे में हम जानेंगे। ये जैसा कि आप जानते भी होंगे कि जो राष्ट्रपति जी होते हैं हमारे तीनों सेनाओं के, ठीक है, तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं, इसलिए इनके पास मिलिट्री पावर कौन कौन सी हैं इनको हम जानेंगे। तो देखिए, सामान्य शक्तियों के अंतर्गत कौन कौन सी शक्तियाँ आ गई। एक तो कार्यपालिका की शक्तियाँ उनके पास कौन कौन सी होती है, यानी कि एग्जीक्यूटिव पावर कौन कौन सी होती हैं। विधायी शक्ति जो लेजिस्लेटिव पावर होती है वो कौन कौन सी होती हैं। इसके बाद वित्तीय शक्ति, यानी कि फाइनेंशियल पावर होती हैं, ठीक है।
वो कौन कौन सी होती हैं, न्यायिक शक्ति, जुडिशरी से संबंधित कौन कौन सी पावर्स होती हैं उनके पास, ठीक है। इसके बाद मिलिट्री पावर कौन कौन सी होती हैं। तो इस प्रकार से सामान्य शक्तियों को हम 5 पार्ट में डिवाइड करके देखेंगे, ठीक। अब हम इसके एक एक पार्ट को समझेंगे कि हर प्रत्येक पार्ट में कौन कौन सी चीज़ें मोटा मोटी आएंगी। देखिए, अगर हम कार्यपालिका की शक्ति की बात करें तो कार्यपालिका में राष्ट्रपति को कौन कौन सी शक्तियाँ प्राप्त हैं, ठीक है। जैसे कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ठीक। तो ये एक प्रकार से कार्यपालिका की शक्ति हुई, ठीक है, एग्जीक्यूटिव पावर हुई। विधायी शक्ति, विधानमंडल के प्रति इनको कौन कौन सी पावर्स प्राप्त है, विधायी शक्ति, ठीक है। नेक्स्ट वित्तीय शक्ति, फाइनेंशियल, मतलब वित्त, धन, संपदा, वित्त से संबंधित, फाइनेंस से संबंधित इनको कौन कौन सी शक्तियाँ प्राप्त हैं। जैसे कि आपातकालीन में हम पढ़ेंगे आपको 352, 356, 360 के अंतर्गत जो वित्तीय आपातकाल लगता है उनमें कौन कौन सी इनको पावर्स दी गई हैं, फाइनेंशियल पावर कौन कौन सी है। इसके बाद न्यायिक शक्तियाँ इनको कौन कौन सी प्राप्त हैं, ठीक है। जुडिशियल से संबंधित जो पावर्स होती हैं वो कौन कौन सी प्राप्त हैं। फिर मिलिट्री से संबंधित इनको कौन कौन से पावर्स दी गई हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको 5 भागों में इनकी जनरल पावर को समझेंगे, सामान्य शक्तियों को समझेंगे। तो हम एक एक करके देखेंगे कि कार्यपालिका शक्तियाँ इनके पास कौन कौन सी प्राप्त हैं, ठीक है। इसको हम आर्टिकल के साथ साथ पढ़ेंगे। तो समझते हैं कि कार्यपालिका शक्ति कौन कौन सी प्राप्त है, इसी में बता दें ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। चलो फिर देखते हैं, कार्यपालिका शक्ति समझते हैं, ठीक। समझने पर ज़्यादा जोर देना, नोट्स बनाते रहना, ठीक है। आपको अगर पता हो, हमने पढ़ाया था अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 53, आर्टिकल 53 पढ़ाया था। आर्टिकल 53 में क्या बताया था? आर्टिकल 53 में हमने एक बात बताई थी कि जितनी भी कार्यपालिका शक्ति होती है वो राष्ट्रपति में निहित होती है। क्या बताया था? यानी कार्यपालिका के जितने भी कार्य होते हैं वो सब किसके, मतलब औपचारिक रूप से किसके अंडर में किए जाते हैं? वो किए जाते हैं प्रेसिडेंट के अंडर में, ठीक है। यानी कार्यपालिका की जो पूरी शक्ति होती है वो किसके अंतर्गत निहित होती है? वो निहित होती है राष्ट्रपति के अंतर्गत, ठीक है। यानी कार्यपालिका की शक्तियाँ, हम इसको बोल सकते हैं कार्यपालिका की शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होती हैं। कार्यपालिका की शक्तियाँ राष्ट्रपति पे निहित होती है, ठीक। ये तो हो गया एक पॉइंट। अगर दूसरी की बात करें इसी में कि जितने भी कार्यपालिका के काम होते हैं वो औपचारिक रूप से किसके नाम से किए जाते हैं? वो औपचारिक रूप से सारे के सारे राष्ट्रपति के अंडर में या राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं, ठीक है। यानी औपचारिक रूप से अगर हम बात करें तो समस्त कार्य राष्ट्रपति के अंतर्गत किए जाएंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया पहला, कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत पहला अगर हम देखें अनुच्छेद 53, ठीक है। कार्यपालिका की सारी शक्तियाँ किसमें निहित होंगी? राष्ट्र। ओके, कोई बात नहीं, एक दोस्त का फ़ोन आ गया था उसी के। चलो, तो हम क्या बता रहे थे? बात कर रहे थे कार्यपालिका शक्ति के बारे में, ठीक है। तो अनुच्छेद 53 इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि कार्यपालिका की जितनी भी शक्तियाँ होती हैं वो सारी राष्ट्रपति के अंतर्गत निहित होती हैं और औपचारिक रूप से जितने भी कार्य होते हैं वो राष्ट्रपति के अंतर्गत ही किए जाते हैं, ठीक है। चलो, दूसरा पॉइंट समझ लेते हैं इसका, कार्यपालिका शक्ति में ही। इसके बाद हमने आपको पढ़ाया था अनुच्छेद, अभी कहाँ पढ़ाया है, 74, ठीक है, पढ़ाएंगे आगे। तो देखिए अनुच्छेद 74 क्या कहता है। अनुच्छेद 74 जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की बात करता है कि प्रधानमंत्री अगर नियुक्त किया जाएगा, प्रधानमंत्री अगर नियुक्त किया जाएगा तो वो किसके द्वारा किया जाएगा? वो किया जाएगा राष्ट्रपति के अंतर्गत। ऐसे समझिए, मान लो कि जैसे कि ये हमारे क्या है, प्रेसिडेंट है, और यहाँ पर हमने बना दिया कौन? प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, पीएम। तो जो प्राइम मिनिस्टर की नियुक्ति है वो प्रेसिडेंट के द्वारा की जाएगी, लेकिन यहाँ पर अन्य भी तो मिनिस्टर्स नियुक्त रहते हैं, ठीक है, अन्य मिनिस्टर भी तो रहते हैं। मान लो कि अन्य मिनिस्टर हैं, ठीक, वो बात हम नेक्स्ट अनुच्छेद के अंतर्गत आएगी, क्योंकि वो बात हम बताने जा रहे हैं अनुच्छेद 75(1) की। तो देखिए, सबसे पहले अनुच्छेद 74 क्या कहता है? अनुच्छेद 74 कहता है कि जो
प्रधानमंत्री होगा उसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? प्रेसिडेंट के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाएगी। लेकिन अनुच्छेद 75 का एक कहता है, 75(1) कहता है कि जितने भी अन्य मंत्री हैं, ये सब हम मान लेते हैं अन्य मंत्री, ठीक है, ये सब अन्य मंत्री हैं, और ये हमारे हैं पीएम साहब और ये हमारे हैं प्रेसिडेंट साहब। जो अन्य मंत्री हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह से नियुक्त किए जाएंगे। इस चीज़ को ध्यान रखना। तो ये भी एक पावर हुई कि अनुच्छेद 74 के अंतर्गत प्रेसिडेंट नियुक्त करेगा प्राइम मिनिस्टर को, यानी कि राष्ट्रपति नियुक्त करेगा प्रधानमंत्री को। लेकिन अन्य जितने भी मंत्री होंगे, ठीक है, अन्य जितने भी मंत्री होंगे वो नियुक्त करने के लिए सलाह ली जाएगी, ठीक है, सलाह ली जाएगी किसकी? प्रधानमंत्री की। ओके, तो इतनी बात यहाँ पर समझिए। तो 3 पॉइंट हो गए, एक अनुच्छेद 53 वाला ध्यान रखना, अनुच्छेद 74 का ध्यान रखना और अनुच्छेद 75 का ध्यान रखना। तो कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत ये चीज़ आ गई। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, नेक्स्ट अगर हम देखें अनुच्छेद 78, इसी से लगा हुआ अनुच्छेद 78 भी समझ लेते हैं। अब देखिए 78 क्या कहता है। 78 ये कहता है कि अब मान लो कि प्रशासनिक कार्य जितने भी होंगे, प्रशासनिक कार्य जितने भी होंगे वो प्रशासनिक कार्य की जो रिपोर्ट होगी, जितने भी प्रशासनिक कार्य किए जाएंगे उसकी जो एक रिपोर्ट होगी वो राष्ट्रपति कभी भी मांग सकता है। किससे? प्राइम मिनिस्टर से। प्रेसिडेंट कभी भी प्राइम मिनिस्टर से उसकी रिपोर्ट मांग सकता है कि प्रशासन में आखिर कौन सी गतिविधि चल रही है, प्रशासन में क्या हो रहा है, इस चीज़ की हमें रिपोर्ट दो। तो ये 78 के अंतर्गत आएगा। ये भी एक कार्यपालिका शक्ति है जो प्राप्त है किसको? प्रेसिडेंट को। यानी प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर से उस प्रशासन में कौन कौन सी गतिविधि हो रही है उसकी एक रिपोर्ट मांग सकता है अनुच्छेद 78 के अंतर्गत। ठीक है, इतनी बात हो गई। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें, हम इसको साफ करते हैं थोड़ा सा। अनुसूचित जाति की बात कर लें, अनुसूचित जनजाति की बात कर लें और अन्य पिछड़ा वर्ग। ठीक है, इसको देखते हैं, SC, ST एंड OBC। अब ये क्या चीज़ है SC, ST एंड OBC? देखिए, अब अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग की स्थिति किस प्रकार से चल रही है, स्थिति में क्या बदलाव है, क्या बदलाव लाने चाहिए, कौन सी योजना है, कौन सी योजना लानी चाहिए, कौन सी योजना हटानी चाहिए, किस योजना में कितना इम्प्लीमेंटेशन किया जाना चाहिए, इसकी पूरी जांच, इसकी पूरी रिपोर्ट मांग सकता है कौन? प्रेसिडेंट। बात समझ में आ गई? तो ये भी एक कार्यपालिका शक्ति हो गई। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम देख लें तो किसी विशेष क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र कौन घोषित कर सकता है? राष्ट्रपति। ठीक है, किसी विशेष क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करना, ये भी एक शक्ति दी गई है किसको? राष्ट्रपति को। विशेष क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करना, ये भी राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इतनी सारी शक्तियां जो हैं वो कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत किसको प्रदान की गई हैं? प्रेसिडेंट को। ठीक है, इसी में एक शक्ति और आ जाएगी, जैसे कि इंटर स्टेट काउंसिल का जो गठन होता है वो भी राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, तो कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत हमने आर्टिकल नंबर 58 को, 53 को समझा, 74 को समझा, 75(1) को समझा, 78 को समझा। SC, ST, OBC की स्थिति की जांच के लिए प्रेसिडेंट रिपोर्ट मांग सकता है। ठीक है, किसी विशेष क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है। तो ये जो मुख्य पॉइंट थे उनको ध्यान रखना, जैसे कि अनुच्छेद हमने 53 बताया, 74 बताया, 75(1) बताया और 78 बताया। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट हमारे कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत आ जाएंगे जो कि प्राप्त है प्रेसिडेंट को। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम जानेंगे कि प्रेसिडेंट को विधायी शक्ति यानी कि जो लेजिस्लेटिव पावर हैं वो कौन कौन सी प्राप्त हैं, ये समझेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में देखते हैं कि विधायी शक्ति कौन कौन सी प्रेसिडेंट को प्राप्त है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।